बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 अगस्त है, जबकि मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। कुछ ऐसी गैर मामूली गैर यकीनी खबरें मौसूल हो रही हैं जिनके ऊपर फिल वक्त जिन्हें एकदम से देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। मिसाल लीजिए कि कुछ दिन पहले अगर मैं आपको ये खबर देता कि एक ताकतवर तरीन DGISI, मोस्ट रिसेंट जो DGISI रहे, यानी इस वाले DGISI से पहले जो DGISI रहे, उनको फौज की तहवील में लिया जा रहा है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग यकीन ना करते और कहते हैं कि भाई ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती है। यानी फौजी तहवील में लेना, कोर्ट मार्शल का आगाज, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग यकीन ही ना करते। कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं और वो खबरें सादी नहीं है। खबरें आ रही हैं कि नाज़रीन कराम, इस पूरे के पूरा ये जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ शुरू किया गया था, इस पूरे प्रोजेक्ट को लपेटा जा रहा है। टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए नाम सामने आ चुके हैं और एक वज़ीर आज़म के लिए नाम भी सामने आ चुका है। ये खबर तब से शुरू हुई, ये बात तब से शुरू हुई जब से शेख रशीद ने बात की कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के लिए इन दिनों में इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और उनके लिए इंटरव्यू, मतलब इस खबर ने तहलका मचा दिया कि अगर जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो तो इसीलिए हो रही हैं ताकि इस गवर्नमेंट को इस्तेहकाम दिया जा सके। तो ऐसे मौके के ऊपर, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी जगह जहां सब कुछ अब ठीक तरीके से चलने की तरफ जा रहा है ना, देखिए बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो गई, सब कुछ हो गया, इतना कुछ तो कर लिया शहबाज शरीफ के लिए। तो अब शहबाज शरीफ को ही घर भेजने का इरादा कैसे हो सकता है? ये बात कुछ मतलब समझ में नहीं आती है। तो समझ में आएगी सारी चीजें, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी चीजों को मैं आपके सामने डिग आउट करके रख सकूं और बता सकूं इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, कौन कौन से अमल कार फरमा है जिनकी वजह से ये सोचा जा सकता है कि इस वक्त जो है वो टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए बात हो रही है। क्योंकि हम इस वक्त ख्वाहिश को खबर नहीं बनाते, हम खबर कोई खबर रहने देते हैं। ठीक है, हम खबर कोई खबर रहने देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना नाज़रीन कराम के पहले इसके बारे में शेख रशीद ने बात की है, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ सू हमने भी इधर उधर से लेने की कोशिश की है, कुछ ढूंढने की कोशिश की है। तो जो चीजें पता चली हैं वो मैं आपके सामने तफसीलन अर्ज किए देता हूं और इस पर बात कर लेते हैं, तफसीलन बात कर लेते हैं कि ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, कितनी देर के लिए होगा, बात कितनी कच्ची है, कितनी पक्की है, और वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम हो रहा है आ रहा है। तो इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज चूंकि बात जनरल फैज की गिरफ्तारी की है, इस मुल्क की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, तो मैं जनरल फैज की गिरफ्तारी के ऊपर कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। जनरल फैज की गिरफ्तारी के ऊपर आपको याद है नाज़रीन कराम कि मैंने जो है ना वो इससे पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक तरफा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो कि इमरान खान के मुखालिफ हैं वो जनरल फैज की गिरफ्तारी के ऊपर क्या कह रहे हैं। वो मैंने सारे ट्वीट, सारी चीजें आपके सामने पढ़ के सुनाई थी और मैंने बताया था ये देखिए इनकी सोच इस वक्त ये है। जनरल फैज की गिरफ्तारी के ऊपर ही जरा एक आधा कमेंट इस तरफ से भी ले लीजिए, यानी कि पीटीआई की साइड वाले लोग या पीटीआई के जो सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, या वो उनके लोग पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं या फिर इनफैक्ट बजाते खुद पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, वो सुन लीजिए। मिसाल है, मैं आपके सामने शहबाज गिल का एक कमेंट जो है ना वो ट्वीट पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं जनरल फैज हमीद को पकड़ने की टाइमिंग बहुत अहम है। लग रहा है हालात बांग्लादेश के करीब हैं और कुछ लोगों को डर है कि काम शुरू ना हो जाए। फैज हमीद को मौजूदा सिस्टम कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन इससे नए दरवाजे खुले हैं। नैब जनाब आने वाले वक्त में जनरल बाजवा साहब और भी बहुत सारे पकड़े जाएंगे। इसी तरह से साबिर शाकिर साहब ने इसके ऊपर लिखा है, बांग्लादेश की सूरत हाल ने दरअसल सबको हिला कर रख दिया है। जनरल फैज की गिरफ्तारी दरअसल जजों को डराने धमकाने की कोशिश है, इसलिए अदलिया के साथ कौम डट कर खड़ी हो जाए। अगर एहतसाब ही करना होता तो अहमद नूरानी की स्टोरी पर किया जाता। तो कह रहे हैं जी एहतसाब मकसद नहीं है, असल में डराना धमकाना मकसद है, ये साबिर शाकिर कह रहे हैं। और डराना धमकाना भी किसको मकसद है? जजों को डराना धमकाना मकसद है। जजों को बताना है कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसले दिए, और खास तौर पर ये जो जब रिव्यू के लिए आएगा उसके अंदर 3 जजेस, तो आपको मैंने बताया ना कि वो बड़े हेड लिस्ट के ऊपर हैं। जज 3 जजेस जो है वो बड़ी हिट लिस्ट के ऊपर हैं और उन जजेस के अंदर 2 कराची के जज हैं, ऑब्वियसली हसन अजहर रिजवी साहब, और इसके अलावा उनके जो समधी हैं वो, और इरफान सादात खान साहब। ठीक है, ये वो सारे जो ये 2-3 जजेस जो हैं इस वक्त हिट लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं। तो ये साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं असल में उन लोगों को, उन जजेस को पैगाम है कि भाई छड़िया तो किसी ने नहीं तो फिर छड़ना तो भी नहीं है, लिहाजा जुडिशरी के साथ इस वक्त जो है ना वो डट के खड़ा होने की जरूरत है। ये इस वक्त का इस तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है।
इमरान खान की भी सोच थोड़ी सी ऊपर हुई हुई है। मिसाल देता हूं, मैं एक ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर हम असल स्टोरी की तरफ आते हैं कि असल गेम है क्या, असल मतलब क्या क्या वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है या इसके पीछे क्या वजह है। तो वो जरा सुन लीजिए इमरान खान क्या कहता है। वो कहते हैं जी, फौज सारे पाकिस्तान की है, अकेले आर्मी चीफ या किसी एक सियासी जमात की नहीं। अब ये इमरान खान कह रहे हैं। वो कहते हैं जी फौज सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। इमरान खान का बयान है, बहुत ही, मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके इमरान खान भी खेले ना, डेंजरस हो जाता है इतना। वो कहते हैं जी जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसला कर रही है, किधर खड़ी है और फौजी कहां खड़ी है। फौज अवाम में ऐसा फैसला कभी नहीं देखा गया। इन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा कर दिया है। 9 मई को इन्होंने खुद आग लगाई है। आईएसआई ने फुटेज छुपा रखी है ताकि असली किरदार सामने ना आ सके। इमरान खान वैसे मैं बता रहा हूं, जितनी दलेरी दिखा रहा है, जितनी बहादुरी दिखा रहा है, कम ही ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। और इस तरह से बात करना ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब आप जेल के अंदर बैठे हों और वहां पर इस तरह की बात करना, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जनाब, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। जनरल फैज हमीद और इमरान खान की सोच के बारे में पता चल गया। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी तरफ, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है वो क्या हो रही है। देखिए नाज़रीन करम, इस वक्त फैसला साजों के करीबी शख्सियात ये बताती हैं कि 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो इमरान खान ने जैसे आज बजाते खुद ऐलान कर दिया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। इमरान खान ऑलरेडी दिन ब दिन जो है वो कुछ मोमेंटम गेन करते हुए चले जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई अवाम की इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में निकल आती है अवाम, और माहौल बांग्लादेश जैसा बन जाता है, तो फिर हमारे हाथ क्या आया? हमारे हाथ तो कुछ भी ना आया ना। देखिए फिर तो मुल्क की बर्बादी, तबाही बर्बादी है। लिहाजा इससे पहले कि इनके बारे में अवामी गुस्सो गजब वाली, इमामी जज्बे वाली, इवाम की नफरत वाली एक कैंपेन शुरू हो और फिर हमसे भी संभालना मुश्किल हो जाए, इससे पहले यह है कि इन्हीं से जान छुड़ा लेते हैं। ठीक है, गो के साथ में मट्ठी मट्ठी बांसुरी भी बजती रहेगी, मट्ठा मट्ठा तबला भी बजता रहेगा, वो वाला काम भी होते रहेंगे जो करने हैं। ठीक है, खास तौर पर ये जो तुनाने वाले काम है, जैसे आज फैज हमीद साहब को बताया जा रहा है ना कि फौजी तहवील में लिया क्या है और ये सारी चीजें, और साथ में फिर ये कहानी भी जो है वो हम मट्ठी मट्ठी हल्की आंच के ऊपर जो है वो देखते रहेंगे और ये चीजें होती रहेंगी। तो ये नाज़रीन कराम एक बड़ी लॉजिकल बात मुझे समझ में मैं बाय कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या क्यों निकाला कि गर्दान दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ शुरू नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर कुछ इस तरह के होता है तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट बड़ी हर चीज कैलकुलेट करके कोई भी कदम उठाती है। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो हो जाएगी तो क्या होगा अगर ऐसा हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम उनके पीछे खड़ी होती है जिनकी को बहुत क्रेडिबिलिटी होती है। इस गवर्नमेंट की तो क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो चुकी है, लिहाजा यहां पर तो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा जनाब, इसके अलावा सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, इनके इत्तेहादी साथ छोड़ने हैं, अदम एतमाद की गूंज है। सुना है फैसला साहब भी ये चाहते हैं कि ठीक है ये हो जाए और इनको एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट दिया जाए मौजूदा गवर्नमेंट को। फैसला साजों का भी ख्याल अब हल्का हल्का बदलना जो है वो शुरू हो चुका है। मियाँ साहब बजाते खुद भी जो है ना वो थोड़े से अक्के हुए हैं। मियाँ साहब की रोनुमाई नहीं हो रही है। मियाँ साहब ने पहले एक दफ़ा कबूतर उड़ाया, बाद में उनके तोते उड़ गए। तो मियाँ साहब के तो अपने तोते उड़े हुए बैठे हैं। मियाँ साहब तो यहाँ पे कबूतर उड़ाते फिरते रहे हैं। अब मियाँ साहब के जब तोते उड़ गए हैं तो उनको कोई भी, तो मियाँ साहब बजाते खुद नजरेगा। मैंने आपको कल बताया था कि साफी ने वो बताया कि मियाँ साहब बजाते खुद इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। मियाँ साहब तन्हाई का शिकार है। मियाँ साहब के पास कोई करीबी दोस्त नहीं है। मियाँ साहब के करीब कुछ चीज़ें इस वक्त जो है वो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी हैं। जावेद चौधरी साहब का ये इंटरव्यू था, आपको याद होगा कि मैंने आपके सामने रखा है। लिहाजा ये गवर्नमेंट अपने कदमों पर खड़ी रह ही नहीं सकती है और इस गवर्नमेंट ने अपने ही बोझ से गिरने का फैसला जो है वो कर लिया। और इस गवर्नमेंट की क्या ही वक़्त है कि मैं अब देखिए पंजाब में तहरीक इस्तेहकाक पेश हो रही है सेक्रेटरी सेहत के खिलाफ। यानी कि पहले तो ऐसे वो क्या कहते हैं कि जुम्बश कलम से तब्दील हो जाते थे, अब अगले साइयों को बताना पड़ता है, इसलिए चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा अब तहरीक इस्तेहकाक से ही काम लीजिए। इसके अलावा तो और कोई मेरा नहीं ख्याल के जो है ना वो चक्कर हो सकता है। ठीक है जनाब, तो ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम, काजी साहब वाला जो मामला है वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। काजी साहब वाला जो मामला है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये नया सेटअप आता है डेमोक्रेट्स वाला, तो वो इसके अंदर काजी फायज साहब, तो मैंने बार बार बताया कि वो इस सिस्टम की गारंटी हैं। जैसे हसनात मलिक का ये डाला गया कि वो सिस्टम की गारंटी है। तो अगर ये होता है तो काजी साहब ऑब्वियसली नए सिस्टम के लिए भी बड़े ही क्रूशल साबित होंगे। तो लिहाजा इसीलिए जोर लगाया जा रहा है कि काजी साहब की किधर एक्सटेंशन साड़ी ना जाए ना। लिहाजा काजी साहब को जो है ना वो हमने रखना है, यहाँ पर लंबा रखना है। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की सूरत हाल बनी हुई है, ये अब तक के मामला बने हुए हैं।
یہ چیزیں اس وقت جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. سو آئی تھاٹ کہ اس بارے میں آپ کو تفصیلاً آپ کو بتا سکوں کہ بات اتنی سادی نہیں ہے جتنی سادی جو ہے نا وہ دکھائی جا رہی ہے. بات جو ہے نا وہ بہت زیادہ الجھ چکی ہے، اور یہ کہانی الجھی نہیں ہے، الجھائی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھوں سے چیزیں اس وقت بالکل بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. جتنی جلدی یہ سمجھ جائیں اتنی جلدی ان کے اپنے لیے بھی کافی ہے. ادروائز تو پھر جو ہے نا وہ ان کے لیے پھر ان کے اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے نا وہ نان کرام بالکل ٹائم ہی بچے گا ہی نہیں ہے. ان کی جو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی رستے تھوڑی سی دراز کی ہوئی ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اور یہ وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے، میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو ہوگا نان کرام یہ عمران خان کا یہ جو نعرہ ہے نا ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا. جو اس وقت اس طرح کی کوئی بھی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرے گا رول جائے گا. ٹھیک ہے. تو دوسرا، طلبہ بذات خود سامنے آ رہے ہیں، طلبہ بھی جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو بنگلہ دیش ماڈل آبویسلی میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کل پرسوں آ رہا ہے، لیکن اگر چیزیں کنٹرول نہ ہوئی تو پھر واقعی ہم اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اب تک کی جو ہے نا وہ سچویشن ہے. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.